नमस्कार बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यह बिहार बोर्ड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। इस कड़ी में हम आपके लिए ले आए हैं 2015 एनुअल एग्जामिनेशन के कुछ प्रश्न। ये प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। आइए हम इन प्रश्नों के विस्तार से हल जानें। प्रश्न है आपके सामने कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान निकालने का सूत्र होता है I बराबर Q/T। यहाँ I विद्युत धारा है, Q क्या है, तो Q आवेश है और T समय है। आप देख पा रहे हैं कि सवाल में 120 कूलम आवेश, 120 कूलम आवेश, तो 120 बटे समय कितना है, तो 1 मिनट। आप इस 1 मिनट को 1 मिनट न लिख के इसको सेकेंड में बदल दीजिए तो 60 सेकेंड होगा। तो 60 से जब 120 को भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 क्या, तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये बी वाला आंसर हो गया, 2 एम्पियर। कहता है सवाल की स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो आप स्पेक्ट्रम का चित्र यदि देखे होंगे तो इस तरह से एक प्रिज्म होता है। इधर से श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर पड़ती है, अर्थात प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रंगों में इधर ये किरणें विभक्त हो जाती है। जो क्रम है इसका VIB, VI, B, G, VIB और OR। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। ये स्पेक्ट्रम है, यही वर्णक्रम है। तो इसके लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है। अब सवाल है आपके पास कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ओम। और उसका चित्र कुछ इस तरह से ऐसे करके ओम का चित्र होता है, सिंबल। क्यों, तो ओम के नियमानुसार ही प्रतिरोध का सूत्र प्रतिपादित किया गया है, R बराबर V/I। ये प्रतिरोध है R, V विभवांतर है और I विद्युत धारा है। तो ये सूत्र ओम के नियमानुसार ही लिया गया है। इसलिए इस ओम के सम्मान में ही सर जॉर्ज साइमन ओम के
सम्मान में इसका एसआई मात्रक ओम कहा जाता है। तो आंसर हो गया इसका सी। सवाल है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। एमीटर, इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम अर्थात सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा को परिपथ में जो प्रवाहित होती है विद्युत धारा, उसको एम्पियर में माप लिया जाता है। एम्पियर, आप जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक भी एम्पियर ही होता है। तो इसमें आंसर हो गया, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो वो एमीटर से की जाती है। सवाल है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया ये सवाल है। तो ये दर्पण अवतल दर्पण यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। क्यों किया जाता है? इसमें प्रतिबिंब जो है सीधा, आभासी और बड़ा मिलता है तब, जबकि प्रतिबिंब को फोकस और ध्रुव के, जबकि बिंब दैट मीन्स यहाँ आदमी के चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच यदि रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। इसलिए बाल दाढ़ी साफ साफ दिखता है। तो अवतल अर्थात कॉनकेव मिरर का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। बी आंसर होगा इसका। सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है? आप देखिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली और विद्युत सेल, चारों में से एमीटर में चूंकि ध्रुवीयता होती है, निश्चित ध्रुवीयता, पोलरिटी, इसलिए इसमें प्लस का भी चिन्ह होता है, माइनस का भी चिन्ह होता है एमीटर में। और वोल्ट मीटर में भी प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह होता है। विद्युत सेल में तो होता ही होता है, विद्युत सेल में प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह होता है, पोलरिटी के कारण, ध्रुवीयता के कारण। जबकि कुंडली जो है, कुंडली, इसमें कोई निश्चित ध्रुवीयता नहीं होती। यह तो एक प्रेरक के तरह कार्य करता है। किस तरह? प्रेरक अर्थात इंडक्टर के तरह कार्य करती है कुंडली। तो इसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं होता है अध्रुवीयता के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इस तरह का एक उपकरण देखे होंगे।
इस तरह का एक उपकरण देखे होंगे जिससे चीज़ें आप जो अक्षर है उसको आप बड़ा करके पढ़ने में सक्षम होते होंगे इससे। तो ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है? सॉरी, उत्तल लेंस है। ये दर्पण नहीं, उत्तल लेंस है। ये इसी उपकरण को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है और फिर आभासी बनता है और बड़ा बनता है। इसलिए हम जब अपने किताब के अक्षर पर इस यंत्र का उपयोग करते हैं तो अक्षर बड़े दिखते हैं आपको। यह कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस। सवाल है कि नीला थोथा अर्थात तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा, तूतिया, ये इसका रासायनिक सूत्र जो है होता है CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट। तो जल के इसमें 5 अणु होते हैं, 5H2O, कॉपर सल्फेट, और 5 अणु जल के होने के कारण इसको पेंटाहाइड्रेट कहा जाता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 5H2O। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन होगा, नीला थोथा तूतिया। सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा लवण है? तो गौर करिए, ये हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल हो गया। NaOH नाइट्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्षार हो गया। और फिर K2SO4 ये सल्फेट है, सल्फेट, दैट मीन्स लवण ही, सल्फेट को लवण कहा जाता है। और ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यह भी एक क्षार है। तो K2SO4 जो है यही, इसको पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये एक लवण है जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना है ये पोटेशियम सल्फेट लवण। तो आंसर होगा सी। सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो हम लोग
यह जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। 7 परमाणु क्रमांक कितना है? 7। और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह जब संयोजन करेगा, बंधन बनावेगा दूसरे नाइट्रोजन के अणु से, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना होगा। तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन जो साझा करते हैं, इसलिए त्रिआबंध बनाते हैं। त्रिआबंध। ये इस तरह से त्रिआबंध। तो संसंयोजक बंधन में कितने अणु हुए? 3 अणु। सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पिछले सेट्स में भी इस तरह के सवाल हम लोग बनाए हैं और पिछली परीक्षाओं में ये पूछा गया सवाल है। तो संगमरमर हो, चूना पत्थर हो, चूना पत्थर या खड़िया हो, जिसको चौक भी कह दिया जाता है, ये सब क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ये। तो आंसर हो गया ए। सवाल है कि डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। तो ये तो बड़ा आसान है कि देखिए, मिट्टी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन वनों से प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन लकड़ी जो है इसमें, वो प्रत्यक्ष रूप से किससे? वन के पेड़ों से लकड़ी प्राप्त होता है। और ये एक प्रमुख जैविक उत्पाद है जो वन से प्राप्त होता है। तो वन संपदा का उदाहरण इसमें एक मात्र लकड़ी है, बी। सवाल आगे का, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो चीनी है, चीनी को सुक्रोज कहा जाता है। यह सुक्रोज जो है, सुक्रोज कहिए, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये बनता किससे है भाई? तो ये बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है चीनी। ग्लूकोज को तो हम लोग जानते हैं कि ये C6H12 और O6 होता है। O6 होता है। अब इसमें जब फ्रुक्टोज मिलेंगे तो ये हो जाता है चीनी C12H22 और O11, यही है चीनी। C12H22O11 अर्थात सी इसमें ऑप्शन दिखता है सही। कहता है सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज
मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। क्या है ये मिथाइल ऑरेंज? तो ये सूचक है, सूचक, इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। घोल यदि मिला दीजिएगा तो होकर कैसा हो जाएगा? तो ये आप जानिए कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक क्षार है, या क्षारीय लवण कहिए, क्षारीय लवण है सोडियम कार्बोनेट। और जब क्षार में किसी सूचक को हम डालेंगे, खास करके मिथाइल ऑरेंज जैसे सूचक को, तो वो पीला रंग देगा। क्षार को डालेंगे तो क्षार में जब मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो वह पीला रंग देगा, लेकिन जब अम्ल में डालेंगे तो वह लाल रंग देगा। ये मिथाइल ऑरेंज के लिए है, मिथाइल ऑरेंज जैसे सूचक के लिए है। तो यहाँ तो ये क्षार है तो पीला रंग देगा, ये आंसर होगा इसका। सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण का मीनिंग ये हुआ कि स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, पौधों में। अच्छा, पौधों में जब होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण क्रिया से क्या करेगा? पौधे भोजन बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, उसके बाद जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। मतलब इस ऑप्शन में आप देखिए तो CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सब चाहिए, तो इनमें से सभी होगा आंसर। स्वपोषी जो है, हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं, और वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, सूर्य का प्रकाश सब चाहिए। देखिए, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय, अग्न्याशय जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से हार्मोन के इंसुलिन स्रावित होता है। और ये करता क्या है? तो ये करता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित। अच्छा, जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसी को शुगर बढ़ जाना कहा जाता है, शुगर बढ़ जाना। और इसी को मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह, इसी रोग को मधुमेह कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा।
सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र इनमें से किस में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच ये आर्थ्रोपोडा संघ का है, आर्थ्रोपोडा संघ का है। इसमें शरीर के अंदर ब्लड बहने के लिए कोई वेन नहीं होते, कोई नस नहीं होता, अर्थात रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिका इसमें होती ही नहीं है। तो रक्त सीधे ही, अर्थात ब्लड सीधे ही शरीर के गुहा में, अर्थात कैविटी जो होता है उसमें बहते रहता है। तो इसीलिए रक्त परिसंचरण की यह जो प्रक्रिया है वो खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जबकि आप लीजिए मनुष्य में, घोड़ों में, ऊंट में ब्लड के बहने के लिए कई तरह की वाहिकाएं होती हैं। तो ये एक बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। तो इसमें से आंसर होगा बी। मनुष्य, घोड़ा, ऊंट इस सब में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्योंकि इसके अंदर बहने के लिए, ब्लड को बहने के लिए नस होता है, वेन होते हैं। कॉकरोच में सीधे कैविटी में बहते रहता है ब्लड।